भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी होती नजर आ रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। इस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ाई में एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। यहां बुधवार को अब तक का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 95% देखने को मिला। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मई के बाद इस तरह की सफलता अपने नाम की है। इससे पहले केरल में भी हालात बेहतर होते देखे गए, लेकिन अचानक मामले तेजी से बढ़ने के साथ वह आंध्र प्रदेश जैसा मुकाम हासिल करने से चूक गया। आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में 7,93,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके हैं। राज्य में बुधवार को इन्फेक्शन के 3,746 नए मामले सामने आए। अब तक सामने आए कुल मामलों में से 7,54,000 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। यहां तक कि कुर्नूल और नेल्लोर में 98 तक रिकवरी रेट पहुंच गया। राज्य के हर जिले में रिकवरी रेट कम से कम 90% रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राज्य को मिल रही इस सफलता के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें बीमारी को सही तरीके से मैनेज करना, व्यापक स्तर पर और सटीक तरीके से टेस्टिंग करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, घर घर जाकर सर्वे करना, कम्युनिटी सर्विलांस करना और इलाज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना शामिल है। हालांकि सबसे बड़ी भूमिका बड़े स्तर पर टेस्टिंग की रही। सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट दे दी है। टूरिस्ट वीजा को छोड़कर किसी भी अन्य मकसद से विदेशी भारत आ सकेंगे। सभी OCI और PIO कार्ड्स होल्डर को एंट्री की परमिशन मिल गई है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अनलॉक 5 के तहत सभी तरह के वीजा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को बहाल करने का फैसला किया। इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी मेडिकल वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सरकार ने फरवरी 2020 से अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की आवाजाही को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या बाहर जाने के लिए इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि भारत में विदेशी नागरिकों की एंट्री मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही बंद कर दी गई थी। 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने पर कमर्शियल उड़ान संचालन निलंबित कर दिया गया था। भारत ने गुरुवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। यह परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इस मिसाइल का टेस्ट वॉर हेड पर किया गया है और इस तरह की मिसाइलें भारत द्वारा निर्मित 3rd जनरेशन की है। इस मिसाइल की मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर की है, जबकि हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। इस मिसाइल में अचूक निशाना लगाने की क्षमता है। यह वजन में काफी हल्की है और दुश्मन के टैंक को निस्ते नाबूद कर सकती है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इससे सेना की ताकत बढ़ेगी। यह इसका अंतिम परीक्षण था। पिछले करीब 1.5 महीने से DRDO ने कम से कम 12 मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। ये मिसाइलें अलग अलग तरह की और विभिन्न मारक दायरे वाली हैं। ऐसा बताया जाता है कि DRDO आने वाले दिनों में कुछ और मिसाइलों का टेस्ट करने वाला है। साल 2017, 2018 और 2019 में अलग अलग तरीके की नाग मिसाइलों का परीक्षण हो चुका है। पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडालों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को मास्क और 2 गज की दूरी का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि इस बार हम सभी कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा मना रहे हैं। हर किसी ने अद्भुत संयम दिखाया है।
बंगाल के तेज विकास के लिए, बंगाल के लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बंगाल में करीब करीब 30 लाख गरीबों के लिए घर बनाए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत करीब करीब 90 लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए बंगाल के लगभग 4 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए हैं। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन योजना के जरिए बंगाल के लगभग 4 लाख घरों में पाइप से साफ पानी पहुंचाना का काम हुआ है। बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के लिए भी 8,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजना पर कार्य चल रहा है। नेशनल हाईवेज हो, वाटरवेज हो या फिर गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, हमारी कोशिश है कि बंगाल के आम जन के जीवन से मुश्किलें कम हो, उनका जीवन आसान बने। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है। जहां सूर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पूर्वोदय। पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि सीबीआई को राज्य में मामलों की जांच के लिए दी जाने वाली आम सहमति इसलिए वापस ली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसका दुरुपयोग ना हो। दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके तहत अभी कोई भी सीबीआई को जांच महाराष्ट्र में करना है तो महाराष्ट्र सरकार की परमिशन लिए बगैर सीबीआई भी महाराष्ट्र में जांच नहीं कर सकती। इस प्रकार का आदेश हमने कल होम डिपार्टमेंट ने निकाला है। आपको पता है कि इस प्रकार की चर्चा थी कि सीबीआई का शायद कोई पॉलिटिकल कारण की वजह से उसका शायद गैर इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी जानते हैं सीबीआई बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है। बहुत ही प्रोफेशनली सीबीआई जांच करती है, लेकिन पॉलिटिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा लेने के लिए कुछ प्रकार के उनके ऊपर दबाव है क्या, इसकी भी चर्चा आम आदमी में थी। और इसके लिए बीच में जो टीआरपी का मामला जो हुआ है उसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन उसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ के वहां पे दर्ज हुआ है। शायद हो सकता कि फिर से कि कोई प्रेशर के कारण सबसे फिर से इकट्ठा करके फिर से सीबीआई को चौकसी देने का भी प्रयास हो सकता था। लेकिन ऐसा है कि इस प्रकार का एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो सीबीआई जैसी है उसका पॉलिटिकल गैर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कम से कम महाराष्ट्र में उसके लिए हमने कल आदेश निकाला है कि इसके बाद में महाराष्ट्र में सीबीआई को जो भी इंक्वायरी करना पड़ेगा महाराष्ट्र शासन की पूर्व परवानगी लेते हुए या परमिशन लेने के बाद में ही वो इंक्वायरी कर सकती है। और इस प्रकार जैसे महाराष्ट्र में इस प्रकार का हमने आदेश निकाला, उसी प्रकार वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, सिक्किम हो,
काफ़ी राज्यों में इसी प्रकार का, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि इस प्रकार से सीबीआई के ऊपर प्रेशर आता है और इस प्रकार उनका गैर इस्तेमाल किया जाता है।